हेलो फ्रेंड्स। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप लोगों को विकास पढ़ाने वाला हूँ। यह जो विकास है यह 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 यानी कि पहला अध्याय है। यह पूरा वीडियो जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फुल चैप्टर इन वन वीडियो, इसका अर्थ यह हुआ कि आपको एक ही वीडियो में मैं पूरा अध्याय समझाने वाला हूं। आपको इसके लिए पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आइए हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको उन शब्दों के विषय में बताना चाहता हूं जो इस अध्याय में आने वाला है और जिसके विषय में आपको पहले से जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए इन शब्दों पर चर्चा करते हैं। पहला शब्द है शिशु मृत्यु दर। यह शब्द कहता है कि एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, यानी किसी क्षेत्र में अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और वो बच्चे एक वर्ष की आयु से पहले, यानी कि उसकी आयु एक वर्ष नहीं होती, उससे पहले ही वह किसी कारणवश या किसी बीमारी से वह मर जाता है, तो 1000 बच्चे और जो बच्चे मर गए हैं उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उसी प्रकार से साक्षरता दर, 7 वर्ष या उससे अधिक 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं, उन आयु के लोगों में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो साक्षर जनसंख्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। सेम एज है जिस तरह शिशु मृत्यु दर है, इसमें 1000 संख्या फिक्स कर दिया गया, लेकिन इसमें संख्या फिक्स नहीं किया गया है। जो भी व्यक्ति होगा एक क्षेत्र में, अगर मान के चलिए 20 व्यक्ति है और 20 व्यक्ति में से अगर 10 व्यक्ति साक्षर जनसंख्या यानी कि पढ़ा लिखा है, तो 20 और 10 का जो अनुपात होगा वह साक्षरता दर कहलाएगा। उसी प्रकार से निवल उपस्थिति अनुपात, उपस्थिति या फिर इसे उपस्थिति दर भी कहते हैं। 14 से 24 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, यानी कि वैसे बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, और उस स्कूल जाने वाले कुल बच्चों में से अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, पर डे स्कूल जा रहा है, उसका अटेंडेंस हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उपस्थिति दर कहलाएगा। तो ये कुछ शब्द थे जिनका मतलब आपको जरूर जानना चाहिए था। अब आइए हम लोग अध्याय में बढ़ते हैं और पहला जो प्रश्न है इस अध्याय का उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास क्या है? विकास का शाब्दिक अर्थ प्रगति होता है। एकदम आसान शब्दों में पहले हम आपको समझाएंगे, फिर परिभाषा पर लेके चलते हैं। विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रगति। आइए इस दो पिक्चर के माध्यम से इसे समझते हैं। ये देख सकते हैं, ये पुराना कंप्यूटर का रूप है, ये एक टाइपराइटर है। ओके, और देख सकते हैं वर्तमान में ये किस प्रकार से बदल चुका है। इसका रूप पूर्णतः बदल चुका है और ये एक नए रूप कर लिया है, यानी कि ये बहुत ज्यादा इसमें प्रगति हुआ, इसमें बदलाव हो गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटो, ये एक कंप्यूटर का फोटो है जो अब आपके पॉकेट में आने लगा है। तो सोच सकते हैं कितना प्रगति हो गया है, दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी वस्तु में प्रगति होता है या फिर किसी भी चीज में प्रगति होता है या फिर वो बढ़ता है तो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब अगर आप परिभाषा खोजते हैं तो आइए अब हम लोग परिभाषा पर आते हैं और हम आपको बताते हैं विकास क्या है, का परिभाषा क्या होता है। कहता है किसी भी वस्तु का बढ़ना या विकसित होना, पहले से ज्यादा विकसित होना, पहले से मजबूत होना, क्या कहलाता है? वह कहलाता है विकास। पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है और पहले से ज्यादा विकसित हो चुका है ये सारी वस्तुएं, तो इस प्रकार से क्या कहलाता है? ये विकास कहलाता है। उम्मीद करता है आपको विकास समझ में आया होगा और इस पूरे अध्याय में हम इसकी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। विकास क्या होता है इसको शुरुआत करेंगे, और अगर आप उच्च कक्षाओं में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं तो वहां पर आपको पूर्णतः समझ में आएगा विकास क्या होता है। तो सिंपल सा है, इस अध्याय में आपको पढ़ना यही चीज है, विकास क्या होता है और विकास से जुड़े हुए छोटे छोटे शब्दों के विषय में जानकारी हासिल करना है। तो ज्यादा आप टेंशन नहीं लेना है कि ये डिफिकल्ट अध्याय है, समझ में नहीं आता, वैसी बातें नहीं सोचिएगा। आइए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर पढ़ते हैं और वह जो अगला टॉपिक है वह है विकास
क्या वादा करता है, विकास के प्रति लोगों की क्या भावना होती है। अभी हम केवल व्यक्ति के विषय में सोचेंगे कि एक व्यक्ति अगर विकास चाहता है, वह प्रगति करना चाहता है, वह चाहता है तरक्की करना, तो उनके मन में क्या ख्याल होता है। तो यहाँ पर हम कुछ फोटोज के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से पहले हम आपको समझाएंगे। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि विभिन्न व्यक्ति, अलग अलग लोगों का जो विकास का लक्ष्य होता है, विकास का जो लक्ष्य होता है वह अलग अलग होता है। जैसे दो उदाहरण पर बात करते हैं। पहला उदाहरण है एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास जमीन नहीं है। वैसे ग्रामीण मजदूर के मन में विकास के प्रति क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, अगर वह विकास चाहता है तो उसके मंदिर में उसके मन के अंदर क्या रहता है, उसके मन में अंदर रहता है कि उसको काम करने का जो है ना अधिक दिन प्राप्त हो, मजदूरी जो है वह बहुत बेहतर मजदूरी मिले, अच्छी मजदूरी मिली, 200 250 300 ज्यादा से ज्यादा मिले। स्थानीय स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो पास में स्कूल हो, जहाँ जहाँ उनके बच्चे को जाने के लिए परेशानी ना हो, ज्यादा खर्च ना उठाना पड़े, जो स्थानीय स्कूल होगा उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान कर सके, यानी अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। और समाज में किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर वह आगे बढ़े तो वह भी क्या बन सके, नेता बन सके। ऐसा जो होता है एक मजदूर के अंदर सोच होता है। यहाँ तक तो वो सोचते हैं, ये हम एक्स्ट्रा आपको लिख दिए समझाने के लिए। अब दूसरी ओर देखते हैं जिनके यह मजदूर ये काम करेगा। किसके यहाँ काम करेगा, एक समृद्ध किसान यानी कि एक धनी किसान के यहाँ काम करेगा, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, वो भूमिहीन नहीं है, कह सकते बहुत ज्यादा जमीन है उसके पास, बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं। तो ऐसे में उस किसान का क्या मन में ख्वाब होता है, वो सोचता है जो भी उसका उपज हो, जो भी वो अपने खेत में उपजाए, उसके लिए ज्यादा समर्थन मूल्य यानी ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले। अगर कहीं पर गेहूं की कीमत 10 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, तो उसे 10 रुपये प्रति किलो की जगह उसे 12 रुपया मिल जाए। तो इस प्रकार से वह ज्यादा चाह रखता है एक समृद्ध किसान। और वह क्या चाहता है, मेहनती मेहनती लीजिए और सस्ती मजदूर, यानी कि वैसा मजदूर जो ज्यादा मेहनत करे और कम पैसा ले। अभी ये क्या सोच रहा था, ये बेहतर मजदूरी यानी कि ज्यादा पैसा दे, और ये क्या सोच रहा है, सस्ती यानी कि कम पैसा ले। और उच्च पारिवारिक आय यानी कि अगर मजदूर कम पैसा लेगा और इसको ज्यादा पैसा मिलेगा गेहूं के कीमत के बदले में, केवल उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं, तो और मजदूर जो है ज्यादा काम करेगा, तो इसका जो पारिवारिक आय है, अगर ये 100 रुपया पर डे कमाता है, तो हो सकता है कि ये इसका जो पारिवारिक आय है 200 रुपया, माफ कीजिए रुपया होगा, 200 रुपया पर डे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका पारिवारिक आय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा कौन सोचता है, एक समृद्ध किसान सोचता है। तो अभी हमने केवल दो चीजों पर बात किया, एक समृद्ध किसान और दूसरा था भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। आइए हम लोग दूसरे उदाहरण पर चर्चा करते हैं। ये जो उदाहरण होगा इससे आपको एक बहुत ही बेहतर चीज समझ में आएगा। यह जो उदाहरण है इस पर गौर करते हैं। आइए बात करते हैं कि एक स्थान पर कह सकते हैं डैम बनाना है। डैम आप लोग जानती हैं, डैम मतलब होता है जिससे बिजली उत्पन्न होता है, यानी बांध बनाना है। तो बांध जब बनता है तो एक उद्योगपति जो होता है, जो उद्योग स्थापित करता है, उद्योग का मतलब फैक्ट्री होता है, कारखाना होता है, कारखानों को चलाने के लिए अधिक बिजली की जरूरत होती है, हमेशा 24 घंटा उसे बिजली चाहिए, तो ही मशीन चल पाएगा। इसके लिए जो उद्योगपति है वो अधिक बिजली पाने के लिए वो क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा बांध बने तो बिजली ज्यादा मिल सकता है। आपको पता है बांध से बिजली कैसे उत्पन्न होता है, कमेंट कीजिए हमें क्या कहलाता है। अगर पानी से बिजली उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, आप जरूर इसे विज्ञान में पढ़े होंगे या फिर ज्योग्राफी में जरूर हम पढ़ाए होंगे, आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बांध के बनने से क्या होता है, जमीन जो होता है वह जलमग्न हो जाता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर बांध बनाया तो ये जो नदी का पानी को रोक दिया बांध बना करके, तो ऐसे ये वाला जो पानी होगा इस ओर फैलने लगेगा, और इस प्रकार से आसपास का क्षेत्र क्या होगा, जलमग्न होगा। अगर यहाँ पर पेड़ है, अगर यहाँ पर खेत है, तो वह भी क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। अगर यहाँ पर खेत है तो वह भी पानी में डूब जाएगा, और अगर पानी में डूब जाएगा तो उसमें खेती नहीं हो पाएगा, और जो इसके आसपास रहने वाले लोग हैं उसका जीवन जो है वह अस्त व्यस्त हो सकता है। वह बेघर हो सकते हैं, बेघर, घर घर, ठीक है, बेघर हो सकते हैं, जैसे कि आदिवासी के साथ होता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो विचार क्या हो सकता है। अब हो सकता है कि वह जो लोग जिसका घर जो बेघर हो सकता है, जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो क्या वो विरोध नहीं करेगा, हाँ, लोग इनका विरोध कर सकते हैं। बांध तो पर बांध के विपरीत वह क्या चाहेंगे, वह बांध नहीं चाहेंगे। जो लोग आदिवासी लोग हैं वो बांध नहीं चाहेंगे, क्यों, वो क्या चाहेंगे, वो खेत की सिंचाई के लिए छोटे चेक बांध यानी तालाब आदि वगैरह को चाहेंगे। देखिए
बांध में पानी अगर आता है तो उस पानी से आप सिंचाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिंचाई कहाँ पर करें अगर आपके पास खेत ही नहीं है, तो सिंचाई कहाँ पर करेंगे। इसीलिए जो किसान होता है वो छोटे बांध पसंद करते हैं, चेक बांध, एक छोटा सा आकार होता है जिसमें ज्यादा बड़ा क्षेत्र में पानी को नहीं रोका जाता है। तो ये था दो उदाहरण हम आपको बताएं, इस दोनों उदाहरण से क्या कैलकुलेशन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस उदाहरण को समझने के बाद हमारे मन में दो दो बातें साफ हो जाती है, दो निष्कर्ष निकलता है। पहला निष्कर्ष निकलता है कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य जो है भिन्न हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है। दूसरा क्या निकलता है, दूसरा निकलता है कि एक के लिए जो विकास है, जैसे कि बिजली अगर बांध बनना उद्योगपति के लिए विकास है, तो वही दूसरे के लिए विकास ना हो, यानी कि हो सकता है उसके आसपास वाले लोगों के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो ये था विकास के विषय में। अब एक और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अगर बरसात होती है तो जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं जहां पर खेती होती है, वो लोग खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो खेती कर सकते हैं। देखिए, खुश तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शहरवासी होते हैं जो बारिश को पसंद नहीं करते, क्योंकि शहर जो होता है ना, शहर में हर जगह पक्की होता है, पक्कीकरण होता है, सड़क है, मकान है, सब जगह पक्की है। और बरसात जैसे ही होती है, पानी धरती के अंदर नहीं जाता है और जल स्तर वहां पर जो ऊपर में सड़क पर है, जल बहने लगता है, ऊपर ऊपर बहने लगता है। और जब ऊपर ऊपर बहने लगता है तो नाली का पानी उस पानी में मिल जाता है, और ऐसे में वो घरों में घुसने लगता है। बाढ़ की स्थिति आती है, लोग परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के नई नई बीमारियां आने लगती है। तो शहर के लोगों का देख सकते हैं, वो चाहेंगे कि पानी नहीं हो, लेकिन पानी तो अति आवश्यक है, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन फिर भी एक विरोध उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ लिए कि विकास जो होता है, अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं होती है, और विकास एक के लिए हानिकारक होता है तो दूसरे के लिए विकास हो सकता है। आइए इस को समझने के बाद हम लोग अगला जो चीज पढ़ते हैं वह क्या हम विकास में केवल वस्तु की प्रगति को देखते हैं या किसी और चीज पर ध्यान देते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आय और अन्य लक्ष्य। अभी हम दो तीन उदाहरण समझे, हम लोग देखे विकास क्या होता है। उन सभी उदाहरण और निष्कर्ष को पढ़ने के बाद हम लोग तीन बातें समझते हैं। लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उन्हें काम मिले, कैसे, नियमित, यानी कि रोजाना उसे काम मिले, एक भी दिन काम जो है ऐसा नहीं को नहीं मिले। अगर नहीं मिलेगा तो उसका परिवार के आय में कमी आ जाएगा। ऐसे में लोग क्या चाहते हैं, नियमित काम चाहते हैं, उसे रोजाना काम मिले। काम के साथ साथ वह बेहतर मजदूरी चाहते हैं, उनको मजदूरी भी बेहतर है। ऐसे नहीं कि काम उसे 8 घंटे करवा लिया और पैसे उसे 100 रुपये दे रहा है, तो ये गलत बात है, ये बेहतर आय नहीं है, वो बेहतर मजदूरी नहीं है। 8 घंटा के लिए कम से कम उसे 300 रुपये मिलना चाहिए, तो ये एक बेहतर आय है, तो बेहतर मजदूरी चाहते हैं। दूसरा, अगर कोई किसान है तो वो अपनी उपज अथवा कोई उत्पादन करता है, यदि किसी के पास फैक्ट्री है तो अपना जो उत्पाद करता है ना, उसके लिए अच्छी कीमत चाहता है, यानी कि वो अच्छा कीमत चाहता है, यानी कि मार्केट वैल्यू से वो ज्यादा चाहता है। अगर बाजार में 8 रुपये या 20 रुपये किसी वस्तु की कीमत है, तो 8 की जगह वह 10 चाहता है और 20 की जगह 22 रुपये चाहता है, तो वो एक अच्छी कीमत चाहता है ताकि वह अपनी आय को बढ़ा सके। तो क्या कैलकुलेशन निकला, लोग ये तीन चीजें चाहता है, निष्कर्ष निकला कि ये तीन चीजें लोग चाहते हैं। तो इस इन तीनों चीजों को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक ही शब्द आता है कि लोग ज्यादा आय चाहते हैं, यानी कि लोग चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे आ जाए। यही चीज है, कुछ भी हो, विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, आय होता है। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, केवल आय से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, उसके लिए आय के अलावा कुछ और लक्ष्य होता है उनके मन में, अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। जैसे बराबरी का व्यवहार, उदाहरण के लिए एक मजदूर को 8 घंटे के काम के लिए 250 रुपया दिया जा रहा है, और वही काम करने के लिए दूसरे मजदूर को उतने ही समय में अगर 350 रुपया दिया जा रहा है, तो क्या ये बराबरी का व्यवहार है। तो आप बोलिएगा जी नहीं सर, ये बराबरी का व्यवहार नहीं है। तो बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, तो न केवल आय में बल्कि अन्य चीजों में, अगर किसी को स्वतंत्रता चाहते हैं तो वो स्वतंत्रता चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 8 घंटे काम दिया जा रहा है, उसके मन में कि नहीं हम आज 4 घंटे ही काम करेंगे, तो 4 घंटा करो, वो स्वतंत्रता है। और काम में सुरक्षा भी चाहते हैं और काम की भी सुरक्षा चाहते हैं। काम में सुरक्षा और काम की सुरक्षा क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को 20 मंजिला इमारत में काम करना है, 20 मंजिला इमारत में, तो वहां पर उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे उसे काम पर लगा दिया गया हो। दूसरा, उसके काम की भी सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि उसे अगर काम मिला है
एक दिन मिला तो वो काम की सुरक्षा नहीं है, उसे दूसरे दिन भी मिलना चाहिए, तीसरे दिन भी मिलना चाहिए, चौथे दिन भी मिलना चाहिए। ये क्या है? काम की सुरक्षा है। अर्थात अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती है, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती है, भगवान करे आप जरूर मिले, तो सरकारी नौकरी में आपको क्या, सरकार नौकरी दे दी, आपने नौकरी ले लिया, अगर आपको 10 दिन बाद फिर से भगा देता है, बोलता है नहीं तुम्हें काम पर नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर आपके काम की सुरक्षा नहीं है। और इसीलिए लोग सरकारी काम चाहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा बात होता ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है, अगर आप उसे बेहतर काम नहीं दिखाइएगा तो आपको वो भगा देगा, बोलेगा नहीं तुम मेरे लायक नहीं हो, इस कंपनी को तुम ग्रो नहीं कर सकते हो, तुम मेरे कंपनी से निकल जाओ। ये काम की सुरक्षा नहीं है। तो ये दो तरह का सुरक्षा होता है। और लोग क्या चाहते हैं? आदर चाहते हैं, आदर मिलने की इच्छा है। ऐसा नहीं कि उसके साथ व्यवहार गलत किया जाए, वो अगर काम पर आया हुआ है उससे फलाना ढकाना काम करने के लिए बोला जाए, तो ये सारा चीज गलत है। तो ऐसे में लोग क्या चाहते हैं? आदर भी चाहते हैं अपने प्रति। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोग केवल आय पर नहीं निर्भर करते हैं, आय के अलावा कुछ और चीजों पर गौर करते हैं। ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आया तो आइए एक उदाहरण के साथ हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण पर गौर करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको नौकरी मिली है, और वह जो नौकरी मिली है ना, वह दूर दराज इलाके, मतलब बहुत ज्यादा दूर, आपके घर से बहुत ज्यादा दूर। वह जो जहां पर आपको काम मिला ना, वह शहर से भी बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि उससे शहर बहुत ज्यादा दूर है, आप अपनी जरूरत की वस्तुएं नहीं खरीद सकते। तो क्या आप उस काम को स्वीकार करेंगे? क्या आप बोलिएगा कि मुझे वो काम चाहिए? या फिर आय, केवल आप देखिएगा कि वहां बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, आप स्वीकार कर लीजिएगा? या फिर आय के अलावा अतिरिक्त बहुत सारे कारकों पर विचार करेंगे? तो किन किन कारकों पर विचार करेंगे जरा देखिए। जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है? अगर कल को आप अपने परिवार के साथ वहां पर रहना चाहते हैं, तो क्या आपके परिवार के लिए कोई सुविधा दी जाती है? या फिर आप अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं उतना दूर काम करने के लिए, तो क्या आपके परिवार को वो काम, जो काम दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं? काम करने का वातावरण कैसा है? क्या वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, बहुत कठिन काम है जो आपसे नहीं हो सकेगा? वातावरण कैसा है काम करने का? क्या वहां पर आपको ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, ज्यादा काम करने के लिए बोला जाएगा? क्या आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा? क्या एक ही काम को दोहराएंगे, या फिर आप कोई नई चीज सीखेंगे? सीखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि सीखिएगा तभी तो आप आगे बढ़िएगा। अगर नहीं सीखिएगा तो आप एक ही लेवल में बने रह जाइएगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सीखने का अवसर मिलता है या नहीं मिलता है? दूसरा, अगला बात जो है वह क्या है? काम के दिनों की संख्या कितनी होगी? क्या अगर एक महीने में 30 दिन होता है तो मुझसे 30 दिन काम लिया जाएगा, या फिर मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी जाएगी? जैसे अगर रविवार को छुट्टी दिया जाएगा तो 4 दिन छुट्टी हो जाता है, तो क्या मुझे 26 दिन काम लिया जाएगा या 30 दिन काम लिया जाएगा? तो आप ये भी दिखेगा छुट्टी है या नहीं, क्योंकि अगर आप पर डे काम कीजिएगा, थकावट हो जाएगा, काम में गलतियां होने लगेगी, अलग अलग नए नए तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। क्या नौकरी की सुरक्षा है? हम पहले ही बता चुके हैं, नौकरी की सुरक्षा दो तरह से होती है। दूसरा, काम के घंटे का समय कितना होगा? क्या 8 घंटे काम करना होगा या 12 घंटे काम करना होगा? ये काम करने का समय है। ये समय भी आप देखिएगा कितना समय काम दे रहा है। आपसे 8 घंटा काम लिया जा रहा है और आपको 200 रुपया ही पर डे दिया जा रहा है, तो आप काम नहीं कीजिएगा, बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। अगर आपसे 12 घंटा काम लिया जा रहा है फिर भी आपको 200 रुपया दिया जा रहा है, तो भी आप बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना है। तो ऐसे में आप काम के समय भी देखिएगा कि समय के अनुसार पैसा कितना दे रहा है। अगर आपसे 4 घंटे काम लिया जा रहा है और अगर आप 200 रुपया पर दिन दिया जा रहा है उदाहरण के लिए, तो हो सकता है आपको पसंद आ जाए। तो ऐसे में काम समय कितना, यह भी आप जरूर देखिएगा। छुट्टी के दिनों की संख्या भी देखिएगा। क्या केवल रविवार को छुट्टी या फिर त्योहारों में छुट्टी, अलग अलग तरह की छुट्टियां होती है। क्या छुट्टी के दिनों की संख्या भी आप देखिएगा कि छुट्टी के दिनों की संख्या कितनी है। तो ये अलग अलग लक्ष्य आप देखिएगा। तो हमने निष्कर्ष यह निकाला कि लोग केवल आय नहीं देखते, केवल पैसे नहीं देखते हैं, पैसे के अलावा और भी चीज देखते हैं। और इस आधार पर हमारे सामने एक नई बातें आती है, और उसका मतलब है कि लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं, मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय ही नहीं होते हैं, बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं। केवल उसे अधिक पैसे दे करके उनसे कोई भी काम किसी भी व्यक्ति से नहीं कराया जा सकता है। उनको और भी चीजें जरूरी है, वो चीजें देना आपको पड़ेगा। तो ये था विकास के विषय में लोगों का विचार, लोग विकास के विषय में क्या सोचते हैं। तो आपको
उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर हमें विकास के विषय में अलग-अलग चीजों के विषय में पढ़ना, जैसे कि देश का विकास कैसे होता है, राष्ट्र विकास क्या कहलाता है। ये तो एक छोटा आदमी, हम आम आदमी क्या सोचते हैं, देश का विकास किस प्रकार से होता है, जिसे हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। आइए इस पर विचार करते हैं। अगर क्या जितने भी विचार आते हैं मन में या फिर सभी व्यक्ति के मन में, क्या सभी के लक्ष्यों को बराबर महत्व दिया जा सकता है? जो भी लोग चाहेंगे क्या सब चीज पूर्ति कर सकते हैं? नहीं। अगर किसी लोगों का विचार जो है विरोधी हो, जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि बांध बनना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं बांध नहीं बनना चाहिए, तो ये विरोधी भावना है। तो इसमें कैसे निर्णय लिया जाए, क्या किया जाए, बनाया जाए या नहीं बनाया जाए? न्यायपूर्ण और सही तरीका क्या होगा, न्याय के साथ, या फिर सही तरीका क्या होगा इस तरह के डिस्कशन लेने के लिए? यह सोचना क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या यह जो काम है इसको करने के लिए कोई ऐसा उपाय है जो बांध भी बन जाए, बिजली भी उत्पन्न हो जाए और किसानों का भी नुकसान नहीं हो। तो ये कोई बेहतर तरीका है क्या इस काम को करने के लिए? बहुत से लोगों को लाभ होगा क्या, हम जो काम करने वाले हैं केवल एक लोगों को लाभ होगा या बहुत सारे लोगों को लाभ होगा? ये सारे प्रश्न अगर हम सोचते हैं, इसके विषय में विचार करते हैं और तब हम कोई काम करते हैं, तो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय विकास कहलाता है। अगर आप राष्ट्रीय विकास पढ़ रहे हैं तो ये सभी प्रश्न के विषय में विचार करना जरूरी है। नहीं समझ में आया? आइए उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय विकास क्या कहलाता है। और राष्ट्रीय विकास को पढ़ने के लिए हम लोग यह चीज समझेंगे कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करते हैं। लेकिन इससे भी पहले हमारे मन में कुछ सवाल आता है, उस सवाल के विषय में जानकारी हासिल करना जरूरी है। क्या सवाल आता है कि हमने अभी पढ़ा कि अलग अलग लोगों के विकास का जो लक्ष्य है ना वह अलग अलग होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक वस्तु विकसित है और दूसरी विकसित नहीं है? हम कैसे बोले कि यहाँ पर पड़ा हुआ वस्तु ए बहुत अच्छा है, विकसित है, और यहाँ पर पड़ा हुआ वस्तु बी क्या है, विकसित नहीं है? जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि लैपटॉप, मोबाइल बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में यह है कि मोबाइल जो है वह हानिकारक है, मोबाइल आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, मोबाइल आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, मोबाइल हमारे बच्चे के जीवन पर गलत असर कर रहा है, मोबाइल हमारे बच्चे को खेलने नहीं दे रहा है, मैदानों में दौड़ने नहीं दे रहा है, जिससे इसको स्वास्थ्य खराब हो रहा है और बच्चों में नई नई बीमारियां आ रही है। तो लोग क्या सोच रहे हैं, मोबाइल के विषय में गलत सोच रहे हैं। तो हम कैसे बोले कि मोबाइल विकसित है, या फिर कैसे बोले कि विकसित नहीं है? क्योंकि मोबाइल हमारे दैनिक जीवन में अति उपयोगी हो गया है। जो काम हम बहुत समय में करते थे वो कंप्यूटर बहुत जल्दी कर दे रहा है, सेकेंडों में कर दे रहा है। जिस काम के लिए हमें महीनों लग सकते थे उस सेकेंडों में कर दे रहा है। तो ये तो कंप्यूटर की अच्छी बात है ना। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह विकसित है या नहीं। हम किसी दो वस्तु की तुलना करते हैं तो उसमें कुछ समानताएं भी होती है और असमानताएं भी होती है। याद रखिएगा, हम अगर कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसमें कुछ गलतियां होती है, कुछ अच्छाइयां भी होती है, और इसी आधार पर हमारा तुलना होता है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको अच्छा कहें या खराब कहें। अगर आप कंप्यूटर को सही नजरिए से देखिएगा, क्योंकि कंप्यूटर में ढेर सारे काम सेकेंडों में हो जाते हैं, और अगर आप उस काम के लिए कंप्यूटर ले रहे हैं या फिर मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप उसी कंप्यूटर या लैपटॉप को किसी अन्य काम के लिए, गलत कामों के लिए ले रहे हैं, तो वह आपके लिए क्या है, खराब है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। आइए इसे उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं, शायद आपको उदाहरण के साथ समझ में आ जाए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक क्लास है, क्लास को हिंदी में वर्ग कहते हैं, ठीक है। एक वर्ग में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बैठे, देखिए यहाँ पर एक फोटो दिखाया, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं इस वर्ग में। अब हम इसकी तुलना करते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत तेज होंगे, बुद्धि के आधार पर अगर तुलना करेंगे तो कुछ बच्चे बहुत तेज होंगे और कुछ बच्चे हो सकते हैं कि बहुत कम तेज होंगे। समझ में आ रहा है? कुछ बच्चों की ऊंचाई अगर देखा जाए तो ऊंचाई बहुत ज्यादा ऊंचाई होगा, और कुछ बच्चे छोटे होंगे। स्वास्थ्य के विषय में अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे बीमार हो सकते हैं, कुछ में कुछ खराबियां हो सकती है, नई नई तरह की हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे होंगे, किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। तो अगर हम देखते हैं तो ये तुलना करने का आधार क्या है, अलग अलग आधार पर अलग अलग बच्चे छटा सकते हैं। अगर बुद्धि के आधार पर करें तो हो सकता है कोई बच्चा छटा सकता है, यानी कि उसे छांट देंगे। लेकिन अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो उसमें से कुछ बच्चे आ जाएंगे, लगेगा नहीं ये तो बच्चा की ऊंचाई ज्यादा है भले ही बुद्धि कम है।
यानी कि ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, बुद्धि के आधार पर सोच रहे हैं, ऊंचाई के आधार पर सोच रहे हैं, या स्वास्थ्य के आधार पर सोच रहे हैं। अब एक चीज सोचते हैं कि मान के चलिए कि हमें एक क्विज कराना है। क्विज जानते हैं? क्विज एक टेस्ट होता है जिसमें बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो बच्चे जवाब देते हैं। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास टैलेंट होने चाहिए, आपके पास बुद्धि होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है कि आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है, आप अच्छे हैं या खराब है, आपकी ऊंचाई सभी बच्चों से ज्यादा है या कम है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप कितना तेज है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितना जल्दी प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, सवालों का जवाब दे सकते हैं। और इसीलिए हम क्या करेंगे, क्विज के लिए आधार क्या बनाएंगे, जानकारी। जानकारी का आधार बनाएंगे। समझ में आया? आधार आप गणित में जरूर पढ़ेंगे, आधार सबसे महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से आधार क्या बनाएंगे हम लोग, जानकारी बनाएंगे, और इस प्रकार से अलग अलग करेंगे। यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि विद्यार्थी की ऊंचाई ज्यादा है या कम है। और इसी प्रकार से हम एक देश की दूसरे देशों के साथ तुलना करते हैं, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ तुलना करते हैं, उसमें किसी एक चीज को आधार बनाया जाता है और उस पर हम लोग तुलना करते हैं और बोलते हैं कि ये राज्य तो बहुत ज्यादा विकास कर रहा है, ये देश तो बहुत ज्यादा विकास कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र विकास को किस प्रकार से हम लोग समझते हैं। देश की तुलना करने के लिए हम उसकी आय यानी कि राष्ट्रीय आय को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। हम लोग इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि राष्ट्र आय से गणना थोड़ा आसान हो जाता है। अब अगर आय से हम लोग बोलते हैं तो जिस देश की आय अधिक है, मान के चलिए किसी देश की आय मान के चलिए 20,000 रुपये, ठीक है ना, मान के चलते हैं 20,000 रुपये। और अगर कम आय वाले देश यानी कि मान के चलिए किसी देश की आय अगर 10,000 रुपये, ये तो कम है, तो अधिक विकसित समझा जाएगा किसको, जिसकी आय अधिक है। यानी कि 20,000 रुपये अगर किसी देश की आय है तो वह अधिक विकसित होगा, और अगर 10,000 रुपये यानी कि आय कम है तो वो कम विकसित होगा। ठीक है, हम यहाँ पर वही लिखे हैं, गौर से पढ़िएगा। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वालों देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। तो हमने आपको बताया आय के विषय में। अब आपके मन में प्रश्न आता है, सर आय क्या होता है? यहाँ पर आय लिखना है, ये वाला आकर नहीं होगा, और मैं आकर यह आय, ठीक है। तो राष्ट्र आय होता क्या है, आइए राष्ट्र आय समझाते हैं। एक राष्ट्र यानी कि एक देश के अंदर उपस्थित सारे नागरिक, जितने भी नागरिक है, सबके नागरिक के आय को, यानी कि जितने भी नागरिक आय है उनका जो भी इनकम है, जो भी वह कमाते हैं, उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, राष्ट्र आय आ जाता है। देखिए यहाँ पर बार बार आय गलत लिखा गया, आय होता है आ, और मैं आकर आ यो आय, ठीक है, माफ कीजिएगा गलत लिखा गया है। तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। सिंपल सा है, सब जितना भी देश है, अगर एक देश में 5 आदमी है तो 5 आदमी का जो भी आय है उसे जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। लेकिन आप याद रखिए, राष्ट्रीय आय से हमें औसत आय के विषय में जानकारी नहीं मिलता है। हमें ये नहीं पता चलता है कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। याद रखिएगा, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, अगर 5 व्यक्ति के विषय में हम पता कर लिए, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है अगर आपको आपको राष्ट्रीय आय दे दिया जाए। सिंपल सा है, अगर आपको राष्ट्रीय आय दे दिया जाए तो आप ये नहीं बता पाइएगा कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास समस्या आ जाती है कि हम औसत आय कैसी किस प्रकार से ज्ञात करें। तो पहला प्रश्न आता है, सर औसत क्यों ज्ञात करें जब हमको पता है कि जिस देश का आय अधिक है वो विकसित है, जिस देश का आय कम है वो कम विकसित है। तो औसत आय काहे हम माथा पेची कर रहे हैं, दिमाग काहे खत्म कर रहे हैं? जी नहीं, हमें औसत आय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में वही लिखे हैं कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, जरा देख लीजिए। कहीं पर भी आप औसत का प्रयोग करते हैं, अगर विज्ञान पढ़ते हैं तो औसत चाल निकालते हैं, औसत गति निकालते हैं, औसत सांद्रण निकालते हैं, तो वहां पर औसत का प्रयोग करते हैं। तो औसत की तुलना क्यों करते हैं? देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय जो है ना, उपयुक्त माप नहीं है, उतना अच्छा माप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, एक व्यक्ति क्या कमा सकता है। किसी देश की जो आय है 20,000 रुपया, लेकिन एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, हो सकता है कि एक अकेला आदमी 15,000 रुपया कमा रहा हो और बाकी जो
बाकी जो 5 आदमी अगर एक देश में है और एक आदमी अकेला 15,000 रुपया कमा रहा है और 4 आदमी मिलकर के 5,000 रुपया कमा रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इस आधार पर हमें ये नहीं पता चलता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश से बेहतर है, हमें ये नहीं पता चलता है कि एक देश के लोग दूसरे देश से बेहतर है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, औसत आय की तुलना करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हम औसत की प्रयोग क्यों करते हैं। अब प्रश्न आता है कि औसत आय निकालते कैसे हैं। आइए हम आपको औसत आय निकालने के लिए बताते हैं। तो कहता है कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय जिसे कहते हैं, याद रखिएगा दोनों एक ही है, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय दोनों एक ही है। इसका प्रश्न का उत्तर होगा कि देश की कुल आय, देश का कुल आय कैसे निकालते हैं, जितना भी नागरिक है सबका जो आय है उसे जोड़ दीजिए और उसको कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए। कुल जनसंख्या से क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। तो जो आपके पास आएगा उसे क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या फिर उसे औसत आय कहते हैं। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, सिंपल सा है। आइए इसको हम समीकरण के माध्यम से समझाते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा, ऊपर में लिखेंगे देश के माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होगा, देश की कुल आय, माफ कीजिएगा कुल आय, ठीक है। देश की कुल आय उसको भाग दे देंगे जनसंख्या से। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं, देश की कुल आय बटा जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय, या फिर उल्टा पड़िएगा तो प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल जनसंख्या बटा, माफ कीजिएगा देश की कुल आय बटा जनसंख्या। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हम दो उदाहरण दिए हैं। आप मैथ का कैलकुलेशन कीजिएगा, हम यहाँ मैथ नहीं बनाने वाले हैं। प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस प्रश्न का। देश का, आप इसे ABCD भी लिख सकते हैं और ये वाली है B, ठीक है। एक देश है जिसमें कितना नागरिक है, 1 2 3 4 5। दूसरा देश है उसमें भी 5 ही नागरिक है। पहले देश में एक व्यक्ति 9,500 रुपए कमाता है, दूसरा व्यक्ति 10,500 रुपए कमाता है, तीसरा व्यक्ति 9,800 रुपए कमाता है, चौथा व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है, पांचवा 10,200। लेकिन दूसरे देश में देखिएगा तो यहाँ पर 500 रुपये, 500 500 500 और 48,000 रुपये कमाता है। अब आपको बताना है कि औसत आय इस दोनों का क्या है। तो औसत आय क्या होता है, देश की कुल आय, तो देश का कुल आय ये वाला हो जाएगा क नंबर के लिए, और कुल जनसंख्या, जनसंख्या कितना है, 5 है। उसी प्रकार से अगर आप देश ख के लिए देश की कुल आय कीजिएगा तो ये वाला देश का कुल आय हो जाएगा, इस सबको जोड़ लीजिएगा और उसको भाग दीजिएगा किससे, जनसंख्या से। तो इसके लिए भी जनसंख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये था। आप यहाँ पर औसत आय निकाल के हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ मैथ नहीं बनाने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से औसत आय को हम लोग गणना करते हैं और हमें जिस देश की औसत आय अधिक होती है वह देश ज्यादा विकसित होता है, और जिस देश का औसत आय कम होता है वह कम विकसित होता है, और हम लोग तुलना कर लेते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास समस्या है, केवल आय से हम नहीं बता पाएंगे कि यह जो देश है विकसित है और कम विकसित है। इसके लिए हम लोग कुछ और चीजों पर ध्यान देना होगा, और उसे बोलते हैं आय और अन्य मापदंड। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब हम प्रति व्यक्ति ठीक है, प्रति व्यक्ति आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया, क्या पाया, हमने यह पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, वो केवल ये नहीं सोचते हैं कि उसका आय बेहतर हो जाए, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार पाना, आजादी जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। यानी कि ये सारे भी चाहते हैं, आय के अलावा इन सभी चीजों को वो चाहते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, जैसे कि देश, राज्य, जिला, इन सभी चीजों के विषय में सोचते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो हम औसत आय केवल नहीं देखते हैं, औसत आय माफ कीजिएगा, औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि सर औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है। आइए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इस तालिका पर हम लोग चर्चा करते हैं।
यह जो तालिका है कुछ राज्यों के विषय में बताता है, प्रति व्यक्ति आय के विषय में। जरा देख लीजिए, हरियाणा, केरल, बिहार। हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय है 1,62,034 रुपए। केरल का प्रति व्यक्ति आय है 1,55,516 रुपये। बिहार का है 34,168 रुपये। अब अगर आपसे हम प्रश्न करेंगे कि बताइए इनमें से सबसे ज्यादा विकसित कौन है, तो आप प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यानी कि औसत आय के आधार पर बोलेगा सर हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो हरियाणा क्या हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित राज्य हो गया। दूसरे नंबर पर केरल है, तो केरल दूसरे नंबर पर आ जाएगा और सेम कहानी बिहार के साथ होगा। परंतु ये जो आपका कथन है यह असत्य है, यानी कि आपका जो धारणा है वह गलत है। क्यों गलत है, आइए देखते हैं। क्योंकि ये अन्य महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है उसमें फेल हो जाता है। अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, आइए एक दूसरी तालिका पर चर्चा करते हैं। यह एक दूसरी तालिका है, इसमें वही राज्य लिखे गए हैं, हरियाणा, केरल, बिहार। हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय तो ज्यादा था, लेकिन उसमें 1,000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो 36 बच्चे मर जाते हैं। लेकिन बिहार और अगर आप केरल और बिहार को देखें तो वहां पर कम बच्चे मरते हैं, यानी कि शिशु मृत्यु दर है कम। अब आप बताइए कौन बेहतर है, अब बोलेगा सर केरल इसमें बेहतर है। आगे आ जाइए, साक्षरता दर देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हरियाणा में 82, केरल में 94। अब फिर से केरल आगे आ गया, इस बार फिर से हरियाणा पीछे हो गया और बिहार तो पीछे हो ही गया। आगे आ जाइए, निव्वल उपस्थिति अनुपात के विषय में जरा देखिए। उपस्थिति अनुपात मतलब उपस्थिति दर, यानी कि 14 तथा 15 वर्ष या 24 वर्ष तक के बच्चे कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। तो हरियाणा की बात करें तो केवल 61 बच्चे जाते हैं, यहाँ बिहार में 43 बच्चे, और वही केरल की बात करें तो केरल में 83 बच्चे जाते हैं। अब आप बताइए कौन सा राज्य जो है विकसित कहलाएगा। अब आपका जो उत्तर है वह बदल जाएगा। अगर आप पहले हरियाणा दिए होंगे तो अब आपका उत्तर होगा सर केरल जो है वह ज्यादा विकसित राज्य है, क्योंकि वहां पर बच्चे कम मरते हैं, यानी कि स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है। ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी कि लोगों में साक्षरता दर क्या है, अधिक है। और वहां पर बच्चे भी पराया स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, यानी कि वहां पर उपस्थिति दर क्या है, ज्यादा है। और अगर इसमें सबसे पीछे कोई है तो वह है बिहार। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर भी अधिक है, साक्षरता दर भी कम है और उपस्थिति दर भी कम है। तो ऐसे में इस तालिका में बिहार क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि अन्य मापदंड जो है वह क्या है। अन्य मापदंड है वही साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और निवल उपस्थिति अनुपात। तो ये था आय के अतिरिक्त अन्य मापदंड, जिसका भी बेहतर होना किसी देश या राज्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको सुधारा कैसे जा सकता है और क्या कारण है कि केरल आगे है, हरियाणा पीछे हो गया जबकि उसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है, और बिहार तो बहुत पीछे हो रहा है, क्यों, क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति आय केरल के औसत व्यक्ति आय से अधिक है, परंतु यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह केरल से पीछे है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वह केरल से क्या है, पीछे। क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जैसे कि अब कह सकते हैं शिक्षा साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर और कह सकते हैं निवल उपस्थिति या उपस्थिति दर, इन सब क्षेत्रों में क्या है, केरल से बिहार और हरियाणा पीछे है। हरियाणा तो पीछे, केरल तो, बिहार तो पीछे ही है, हरियाणा भी पीछे है, जबकि इसकी प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। तो हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलता है, हमारे पास निष्कर्ष निकलता है कि विकास के लिए आवश्यक तत्व सार्वजनिक सुविधाएं हैं। सार्वजनिक सुविधाएं, यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें जिसकी आपकी जरूरत एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो। यानी आपकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं दुनिया में, बहुत सारी ऐसे सेवाएं हैं जिसे आप नहीं खरीद सकते हैं और आपका जीवन जो है बेहतर नहीं हो सकता है। जैसे आप प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद नहीं सकते, इसको बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं मिल सकता है आपके पास अगर जेब में पैसे हैं। तो हमें क्या करना होगा, आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम आखिरकार बोलना क्या चाह रहे हैं और आप क्या चीज समझ रहे हैं।
एक गांव की कल्पना करते हैं। एक गांव है, माना कि एक गांव है, और उस गांव में एक, कह सकते हैं आप रहते हैं। आप एक गांव में रहते हैं, एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर सिर्फ एक बच्चा स्कूल जाना चाहता है। सोच लीजिए, केवल एक ही बच्चा ऐसा है जो स्कूल जाना चाहता है, बाकी बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहता। अब प्रश्न आता है, क्या वह बच्चा स्कूल जा पाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, चले जाएगा। अगर स्कूल है, अगर गांव में स्कूल है। अगर उसके गांव में स्कूल नहीं है तो स्कूल नहीं जा पाएगा। अब दूसरा उत्तर आता है, अगर उसके माता के पिता के पास बहुत सारे पैसे हैं और वह उस बच्चे को शहर से बाहर भेज सकते हैं तो ही चला जाएगा। और अगर बाहर नहीं भेज सकते हैं तो, यानी कि अगर शहर से बाहर अपने बच्चे को नहीं भेज सकते हैं, इतनी ज्यादा आय भी नहीं है कि वो अपने बच्चे को शहर से बाहर भेज सके, तो क्या शिक्षा प्राप्त कर पाएगा? क्या अब बच्चा स्कूल जा पाएगा? नहीं। हमने दो स्थिति पर चर्चा किया। एक बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है, चला जाएगा अगर उसके गांव में स्कूल है, और अगर नहीं है तो स्कूल नहीं जा पाएगा। और अगर उसके माता-पिता उसे बाहर भेज दे तो, जैसे कि आज बहुत सारी सुविधाएँ आ चुकी है, हम लोग बच्चे को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर उसके पास बाहर भेजने के लिए भी पैसे नहीं, उसके माता-पिता के पास, तो क्या वह बच्चा पढ़ पाएगा? वह बच्चा कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब इस स्थिति को चेंज कर देते हैं। अभी एक बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार था ना, अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी कि उसी गाँव में बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने की चाह रहे हैं। तो क्या होगा? तो स्कूल जाना अगर चाह रहा है तो सरकार वहां पर स्कूल खोलेगी, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी क्या करेगी, स्कूल खोलेगी। और अब वह बच्चा पढ़ पाएगा और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे क्या पर कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आएगा कि वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहा है और अब क्यों पढ़ पा रहा है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं। और सार्वजनिक सुविधाएं तब आती है जब मांग बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए वह बच्चा क्या होगा, यानी कि अगर आप उस गांव में रहते हैं तो पढ़ पाते हैं। क्यों? आप भी पढ़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप केवल पढ़ने माफ कीजिएगा, आप भी पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवल आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आप पढ़ पा रहे हैं। अगर केवल आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें लगता है कि आप नहीं पढ़ पाते। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलना चाहिए, इसीलिए आप पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और इसीलिए लोग कहते हैं कि सरकार को स्कूल खोलना चाहिए और सरकार में सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि सभी बच्चे पढ़ सकें और उसको अवसर मिल सके। और इसके तहत आपके स्कूल में जो है सरकारी स्कूल, जिसे गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं, सरकारी विद्यालयों में अब बच्चों को वो मध्यम मध्यम भोजन कह सकते हैं, ये दोपहर के लिए खाना भी दिया जाता है जिसे एमडीएम कहते हैं। और बच्चों को फ्री में किताबें दी जाती है 8वीं कक्षा तक। तो ये सारी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र अभी भी हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं, या फिर मुख्य रूप से कह सकते हैं लड़कियां, वो उच्च विद्यालय की शिक्षा नहीं ले पाती। इसका कारण ये है कि लड़कियां जो होती है 8वीं तक तो अपने गांव के स्कूल में पढ़ लेती है, लेकिन उसके लिए अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी कि हाई स्कूल जाने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है, और उसमें लड़कियों को मना कर दिया जाता है। और इसीलिए भारत में अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं पढ़ पाती है। कारण यही है, क्योंकि सरकार या समाज इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पा रही है। अगर एक ही गांव में मिडिल स्कूल यानी कि मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय रहता तो क्या लड़कियां पढ़ पाती? जी हाँ, पढ़ पाती। मध्य विद्यालय से निकल करके वो सीधे उच्च विद्यालय में उसी गांव में चली जाती, उसे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसे में वो पढ़ाई पूरी कर पाती। तो ये था सार्वजनिक सुविधाओं के विषय में। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है उस पर थोड़ा हम गौर कर लेते हैं, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अब फिर से हम लोग केरल पर आते हैं। हम आपको बताएं कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। इसका कारण है कि वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जितनी चाहिए उतना मौजूद है वहां पर। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से है, लोग पढ़े लिखे हैं, और शिक्षित लोग जल्दी जो होते हैं स्वास्थ्य बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। और इसी प्रकार से कुछ राज्यों में जो है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि राशन कार्ड, जहां पर से राशन कार्ड से जैसे कि लाल कार्ड या
कह सकते हैं हरा कार्ड से हम लोग पीली कार्ड से भी होता है, तो उससे हम लोग दुकान लेते हैं ना, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जहाँ से हम लोग राशन लेते हैं, 1 रुपया प्रति किलो गेहूं या चावल लेते हैं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। वहां पर अगर वो ठीक तरह से कार्य करता है, आपको सही तरह से अनाज दे देता है जितना चाहिए, सभी को दे देता है समय पर, तो वहां पर लोगों का स्वास्थ्य स्थिति खराब होगा नहीं, क्योंकि अगर आपको भोजन मिलेगा तो आपकी स्वास्थ्य स्थिति नहीं बिगड़ेगी, आपका पोषण स्तर जो है वह बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अगर बेहतर तरीके से काम करती है तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी कि अगर कहीं आदमी बीमार पड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सरकार द्वारा दी गई सुविधा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सही तरीके से काम नहीं कर रही है। आइए एक तालिका पर हम लोग गौर करते हैं। अब थोड़ा सा देश की तुलना के विषय में समझते हैं कि दो देशों की तुलना किस प्रकार से की जाती है। यहाँ पर कुछ देशों का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। यह सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत का यानी हमारा पड़ोसी देश है, और यह जो है 2014 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देश के कुछ आंकड़े हैं। ये क्या है? HDI यानी कि मानव विकास रिपोर्ट 2016 को दर्शाता है। HDI मानव विकास सूचकांक है, और ये तालिका जो है उसी के द्वारा प्रदर्शित की गई है कि इस HDI में कौन सा देश अच्छा है। और इसमें कुल 188 देश सम्मिलित थे, जिसमें से अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें तो श्रीलंका का जो प्रति व्यक्ति जो आय है, राष्ट्रीय आय जिसे कह सकते हैं, अमेरिकी डॉलर में 10,000 से ज्यादा है। भारत का 5,000 ही है। म्यांमार का 4,000 है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसका भी 5,000 है। नेपाल की बात करें 2,000 है, और बांग्लादेश की बात करें 3,000 है। जन्म के समय संभावित आयु 2015 में 75 वर्ष, यानी कि 75 वर्ष तक जिंदा रहेगा। 68.3, म्यांमार में 66.1 है, पाकिस्तान में 66.4 है, नेपाल में 70 है, बांग्लादेश में 72 है। विद्यालय में औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक तक बच्चे पढ़ते हैं 10.9%, 6.3%। और अगर बात करें म्यांमार की 4.7, उसी प्रकार से पाकिस्तान 5.1, नेपाल का 4.1, बांग्लादेश का 5.2। अब मानव विकास सूचकांक में इसका नंबर कितना था, यह महत्वपूर्ण है, गौर कीजिएगा। नंबर कितना था? देखिए, आपको पता है रैंक क्या होता है? जितना रैंक कम होगा उतना बेहतर होगा। अगर आप फर्स्ट करते हैं तो यहाँ पर नंबर कम है, अगर आप सेकंड करते हैं तो ये 1 से बड़ा है, लेकिन अगर सेकंड करने वाला अगर थर्ड भी करता है तो ये 1 से बड़ा नंबर है। 3 जो नंबर है वो बड़ा है, लेकिन आप जान रहे हैं कि रैंक में अगर देखा जाए तो ये वैल्यू नहीं रखता है, इससे ज्यादा वैल्यू 1 रखता है। उसी प्रकार से श्रीलंका का नंबर कितना है? 73 है, और भारत का कितना है? 131 है। अब बताइए बेहतर कौन है? श्रीलंका है, बहुत आगे है भारत से। इन सब आंकड़ों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि श्रीलंका जो भारत से छोटा देश है, एक छोटा देश, एक पड़ोसी देश हमारा, जो बहुत आगे निकल चुका है, डबल आगे है। देख सकते हैं हमारा 5 है तो इसका 10 है, हमसे डबल आगे है। इसकी स्वास्थ्य की स्थिति भी सही है, तब ना इसका संभावित आयु अधिक है। बच्चे भी ज्यादा पढ़ते हैं, और इसका सूचकांक में नंबर भी क्या है? रैंक भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, सार्वजनिक सुविधाएं हैं जो मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। वीडियो को पॉज करके आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हम इसके विषय में डिटेल से नहीं बताने वाले हैं, आप पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। आइए, तो अब इन सब चीजों से हमें क्या चीजें सीखने को मिलता है उस पर जरा सा गौर करते हैं। हमें समझ में आता है कि विकास की धारणीयता पर हमें विचार करना चाहिए। ये क्या होता है और विकास की धारणीयता कैसे कह सकते हैं, हम बचा सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अभी हमने देखा ना कि श्रीलंका एक छोटा सा पड़ोसी देश हमसे आगे निकल रहा है। कारण इसका ये है, उसकी स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है, और भी चीजों में आगे है, तो ये चीज सीखना पड़ेगा। आज हम आजकल क्या कर रहे हैं? कुछ प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित रूप से प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हम समझ नहीं रहे हैं, हम बहुत असंतुलित रूप से प्रयोग कर रहे हैं, इसका दोहन कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये जो संसाधन है ना, प्राकृतिक द्वारा दिया गया मुफ्त उपहार है, फ्री में दिया गया, जितना यूज कर सकता कर लो। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को उसकी जरूरत है ही नहीं, इसका किसी को जरूरत नहीं है।
जितना यूज कर सकते यूज कर लो, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि, एलपीजी गैस, बहुत सारे ऐसे संसाधन, बिजली का प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पानी का प्रयोग हमें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमें इसकी बचाने की जरूरत है। भविष्य में ये कम होने वाला है और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कम पड़ जाएगा और हो सकता है कि उनके बिना उनका जीवन अधूरा हो जाए। तो इसीलिए हमें ये धारणीयता उत्पन्न करना होगा कि इन संसाधनों का सीमित पैमाने पर प्रयोग करना होगा, हमें इसे बचाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका क्या कर सके, प्रयोग कर सके और वह भी अपना विकास कर सके। तो हमें क्या करना होगा? वर्तमान समय में और भविष्य के लिए बचाना होगा संसाधनों को, और इसके लिए हमें विकास की धारणीयता उत्पन्न करना होगा। और विकास की धारणीयता का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में जो भी संसाधन प्रयोग कर रहे हैं उससे भविष्य के लिए बचाना, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका प्रयोग कर सके। इसे ही हम क्या बोलते हैं? विकास की धारणीयता कहते हैं। हमें जो विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकारी में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे बच्चों से उधार लिया है। यहाँ पर जो हमारा जो संसाधन है, यहाँ पर विश्व का मतलब आप समझ लीजिए संसाधन। हम जो भी संसाधन का प्रयोग करते हैं, हमारे दादाजी या फिर उनके दादाजी ने हमारे लिए नहीं रख के गया है। जैसे होता है ना कि ये जो पास में पड़ी हुई खेती हमारी, हमारे दादाजी ने रखा है, तो आप इस पे अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन संसाधन जो प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गया है। ये हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। हमें अब अपने बच्चों के लिए बचा करके रखना होगा, ऐसे मन में हमारे विचार लाना होगा। तो ये था विकास के विषय में। विकास या प्रगति का प्रश्न तो हमेशा चलने वाला है, ये कभी खत्म नहीं वाला। क्या हम विकास कर रहे हैं? हम एक दूसरे से पूछते रहेंगे, क्या हमसे आगे कोई देश निकल रहा है? हम ये प्रश्न तो पूछते रहेंगे हर वक्त। हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछना भी चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं। इसलिए विकास पर बहस क्या है, जारी रहेगा, और विकास पर बहस जारी है। तो हमने यह विकास का अध्याय आपके लिए समाप्त कर दिया। विकास में हमने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाया, हमने आपको बताया विकास क्या होता है, विकास कैसे जरूरी है, एक व्यक्ति के लिए विकास क्या मायने रखता है, और विकास की धारणीयता क्या होती है, राष्ट्र आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। अगर आपको किसी भी विषय में या किसी भी कह सकते हैं शब्द को आपको समझने में दिक्कत आ रहा है, तो प्लीज हमें कमेंट करें। और अभी यह वीडियो समाप्त होता है। आपका अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, पसंद आएगा तो। कमेंट आपका अनिवार्य है, जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है, आपको वीडियो पसंद भी आई है, और आपने वीडियो कह सकते हैं आपको सारी बातें समझ में आएगा और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।